मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित और पूजा भारद्वाज। उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि मुंबई की फिजा क्या कह रही है। नमस्कार, इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की और यहाँ पर हम एक खास सेगमेंट आपके सामने लेकर हाजिर हैं क्योंकि मुंबई से तस्वीरें आपके लिए खास है। आज मुंबई ने वोट किया। माया नगरी, फिल्मी नगरी, आर्थिक राजधानी, और यहाँ पर सबकी नजरें होती हैं फिल्मी सितारे जिस तरह से पोलिंग बूथ पर पहुँचते हैं। लेकिन 2019 से अगर 2024 की आप तुलना करें तो राजनीतिक समीकरण बहुत ज़्यादा यहाँ पर बदले हैं। लेकिन जिस जोश में आपको फिल्मी सितारे पोलिंग बूथ पर नजर आए हैं, क्या मुंबईकरों में ये जोश दिखा? लगातार मुहिम चलती रही कि मुंबईकर बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ तक जाएं, लेकिन निराशाजनक तस्वीरें सामने आई हैं। तो आज हम बदले समीकरण पर चर्चा करेंगे, सेना वर्सेस सेना पर चर्चा करेंगे और फर्स्ट टाइम वोटर्स युवाओं से भी बात करेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया से ये खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। हमारे पास 4 खास मेहमान हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित साथ जुड़े हुए हैं, शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वैभव पुरोहित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ आनंद दुबे हैं, उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। आप लगातार इनको सुनते रहते हैं टीवी डिबेट्स पे, शाइना एनसी को सुनते रहते हैं। साथ ही हमारे साथ कृष्णा हेगड़े हैं, प्रवक्ता शिंदे गुट शिवसेना के, और कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल शाइना जी, खूब मुहिम चलाई आपने, सरकार की मुहिम रही, चुनाव आयोग की मुहिम रही, बीएमसी की मुहिम रही कि वोटिंग परसेंटेज मुंबई की बढ़े। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस फेज में 55% के आसपास वोटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, इस बार हम 50 भी नहीं छू पाए हैं। देखिए, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर एक नागरिक की। जब आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब आप निंदा करते हैं, तो सबसे पहले आपको वोट करना चाहिए। हम कितना संघर्ष करते हैं पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए, वैसे ही ये एक नैतिक जिम्मेदारी है हर एक नागरिक की। मैं बल्कि कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी प्रयास किया। बहुत सारे लोगों ने कहा जो सोसाइटीज़ में 100% वोटिंग है, हम वहाँ मांग करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स भी कम किया जाए। बहुत सारे मुहिम चले, लेकिन अंत में मैं मानती हूँ कि हमारे मुंबई का कहीं ना कहीं लैक्स ज़रूर होते हैं, और ये भी एहसास होता है कि अब की बार वापस प्रधानमंत्री मोदी जी, तो शायद उस परिप्रेक्ष्य में आप देखें कम नहीं लग रहा है अगर परसेंटेज कम है तो? वोट तो बीजेपी का ही है। अच्छा। लेकिन हाँ, ज़रूर हो सकता है बहुत सारे सवाल प्रश्न चिन्ह उठे वोटिंग परसेंटेज। आनंद जी, शाइना जी तो कॉन्फिडेंट है, जो भी जितनी भी परसेंटेज है वो उनकी तरफ ही है। पूजा जी नमस्ते। देखिए, चुनाव आयोग की बहुत बड़ी असफलता है। जिस प्रकार प्रचार प्रसार करना चाहिए था चुनाव आयोग ने किया नहीं। आज बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों पर जो दृश्य दिखाई दे रहे थे कि पोलिंग बूथ पर जाकर भी लोग परेशान होकर वापस लौट रहे हैं। बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी संख्या रही है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं, गर्मी से बचने के लिए कोई पंडाल नहीं, कोई कतारें नहीं, एक पूरी प्रकार की अव्यवस्था। मुंबई ने कभी ऐसा देखा नहीं है। अच्छा, आप स्लो पेस की बात कर रहे थे। लगातार महाविकास अघाड़ी के नेताओं को हमने आज सोशल मीडिया पर कहते हुए सुना कि स्लो पेस में हो रहा है, क्या बात है, 1 घंटा और बढ़ा देना चाहिए। अब बीजेपी आपको जवाब में कह रही है कि अब हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। देखिए, यहाँ हार जीत की बात नहीं है, ये मुंबई है, ये जिंदा दिल है, ये अपने जिंदा दिल के लिए जानी जाती है। मुंबई कर घरों से बाहर निकलकर वोट देना चाहता है, लेकिन वो व्यवस्था ही चुनाव आयोग और सरकार नहीं दे पाई। पूरी तरह ये चुनाव उदासीन रहा और लोग घरों से निकले नहीं। क्यों? इस 10 साल की सरकार से 40 करोड़ की जनता को बाहर लाना, वोट कराना, कोई पोलिंग बूथ पे बूथ कैप्चरिंग नहीं। कहीं भी आपने देखा है कि कोऑपरेशन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जब आप हार रहे हैं ना, तो बयान जितेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो युवा वोटर्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहोगे आप लोग एक मुहिम चला रहे थे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, लेकिन इस बार तो फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या, युवा, मुझे जिस बूथ पे मैं थी बैंड्रा वेस्ट के, वहाँ पर मुझे लगता है कि 90% सीनियर सिटीजन ही नज़र आ रहे थे, युवा तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो क्या गर्मी ज़्यादा है, निराशा है, या वीकेंड मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकल गए? तो वोटर्स का बाहर ना आना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनका खुद का एक नेग्लिजेंस होगा। काफ़ी सारे लोग वोटिंग को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानते। हम अगर इस देश के रिस्पॉन्सिबल युवा है तो हमें वोटिंग को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कई लोग इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं लेते, इसके लिए वो बाहर नहीं आते वोट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वोटर टर्नआउट क्यों नहीं होता है, और बहुत सारे अधिक कारण हैं, जैसे एक वोट इलेक्शन के दिन को एक छुट्टी की तरह मानना। और एक और, हाँ ठीक है जी। क्या एक ये जो बेरुखी का कारण एक तरह से ये भी है कि राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है, या आरोप लगता है कि आज एक पार्टी किसी नेता को भ्रष्टाचारी बता रही है और फिर अगले दिन उसको साथ में ले लेती है, तो ये तमाम चीज़ें भी क्या एक तरह से युवा वोटर्स को बेरुखी की ओर भेज देती हैं?
मेरे हिसाब से हाँ, ये एक कारण हो सकता है कि युवाओं को पॉलिटिक्स से इतनी राजनीति में इन्वॉल्व ज़्यादा होना ही नहीं है। कई अभी तो ऐसा दौर आ गया जहाँ युवा न्यूज़पेपर नामक चीज़ पढ़ते ही नहीं है कोई, तो उनको पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर है। सो हम लोग IIMUN संस्था से, जैसे आपने बोला कि हमने एक कैंपेन चलाया था माई फर्स्ट वोट, जिसमें हमारा बेसिकली मेन एम ये था कि हम यंग जनरेशन जो है, युवा जो है, उन्हें मोटिवेट करें कि वो जाकर वोट करें। हमने काफ़ी लुमिनरीज AR रहमान, शशि थरूर, PT उषा के साथ कोलैबोरेट किया, मोटिवेट किया। फिर हम लोग स्कूल कॉलेजेस में गए, उधर बच्चों को एडुकेट किया कि आप जाइए वोट कीजिए। जैसे कि आप बोल रहे हैं आप बांद्रा में थे, हम लोग भी पूरे बॉम्बे में आज अलग अलग सेंटर्स पे थे। पूरे बॉम्बे में आज अलग अलग सेंटर्स पे हम लोग भी गए थे। हाँ, टर्नआउट कम था, बट यू नो वी ऑल्सो इंटरव्यूड पीपल, और हमने भी उनसे पूछा कि आपकी क्या ओपिनियन है। सो इट वॉज लाइक दे आर नॉट मच इन्वॉल्व एज ही सेड कि न्यूज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं होते। आप लोगों से चर्चा के साथ मुझे एक बात समझ में आई। आप लोगों ने कहा, ये सवाल मैं आप लोगों से भी लूँगी सर, आप लोगों ने कहा कि युवाओं से कैंडिडेट्स का कनेक्ट नहीं हो पाया है। कोई भी कैंडिडेट हमारी तो बात करता ही नहीं है। महाराष्ट्र में स्पेशली मैं कहूँगी इस बार तोड़फोड़, जैसा कि जितेंद्र मेरे सहयोगी बता रहे थे कि तोड़फोड़ तो हुआ है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, लेकिन कोई भी कैंडिडेट तोड़फोड़ के बाद भी क्या आपके मुद्दों की बात कर रहा है आपके पास आकर? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बात तो करते हैं, कहीं ना कहीं बात तो करते हैं, पर वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब वो जो बात करते हैं आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आती है, सो कनेक्ट नहीं हो पाता। हाँ, आपका जवाब लेंगे इस पर। देखिए, युवाओं ने अच्छा मेहनत भी किया है, इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उद्धव जी के प्रवक्ता हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो मनस्थिति है वो नेगेटिव है। देखिए, ऐसा है कि मुंबई में हमेशा 52% वोटिंग होता है, 50% वोटिंग होता है, और जब बाई इलेक्शन होते हैं तो 35% भी वोटिंग हुआ है। तो वो हिसाब से अगर 6 बजे तक का आपने आंकड़ा पकड़ा तो शायद 48% होगा। उसके बाद भी कई लोग वोटिंग करने गए, उसका जो आंकड़ा है वो 8 बजे मिलेगा, तब हो सकता है 1-2-3 टका देखिए और ना, बढ़ेंगे। ये मुद्दा है बहुत बड़ा। शहनाज जी, आपसे भी मैं सवाल लूंगी। बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि मोदी जी ने पहला रोड शो किया इस तरह से, अगर आप सभी माने, क्योंकि मुंबई में और जिस तरह से महा विकास आघाड़ी की तरफ से कहना पड़ रहा था कि रोड शो करने की नौबत आ गई, तो लगता है कि उद्धव ठाकरे से डर गए क्या शिवसेना से? तो आप बताइए, आप लोकप्रियता की बात कीजिए, क्या लोकप्रियता थी वो रोड शो में? जब वो आए यहाँ रैली में, आप देखिए क्या तादाद में लोग बाहर आए मोदी मैजिक को शहनाज सुनने। जी, आपके लिए एक सवाल है बच्चों के पास। वो सवाल ये बनाकर आए हैं कि कैंडिडेट से कनेक्ट नहीं हो पाता है उनका। आपके मैनिफेस्टो में युवाओं की बात है, क्या सवाल था? आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपको बताती हूँ क्या सवाल का जवाब। क्या सवाल है? तो आपको किसका सवाल था? हाँ, बताइए। जी, सो बेसिकली इनके मैनिफेस्टो में दिया गया है कि मेरा युवा भारत करके एक स्कीम है जहाँ पे वो यूथ ऑफ द नेशन को लाइक लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड वो सब सिखाना चाहते हैं। बट उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि हाउ विल दे टीच द यूथ लीडरशिप क्वालिटीज़। एंड अनदर पॉइंट उन्होंने दिया है कि दे विल इन्वॉल्व देम इन बेसिकली नेशन बिल्डिंग। वो कैसे होगा, जबकि यहाँ पे बेसिकली जो कार्यकर्ता है वो यूथ से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। सो हाउ विल दे इंक्लूड देम? सबसे पहले मोदी जी ने हमेशा कहा है कि सिर्फ 4 वोट बैंक है, जात पात धर्म के आधार पे नहीं। युवा, महिला, जो बुजुर्ग हैं और जो हमारे किसान हैं। जो आप ये देखें कि क्या हमने बात की, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक जनरल इलेक्शन है। उस जनरल इलेक्शन में आपको चुनना है आपके प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जिन्होंने काम किया है। आज स्किल डेवलपमेंट की बात कीजिए, MSMEs की बात कीजिए, एंटरप्रेन्योर्स की बात कीजिए, ये सब स्कीम्स युवाओं के लिए ही है। और ये युवा शक्ति जो है देश का भविष्य नहीं है, वर्तमान है। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं ये कहना कि कनेक्ट नहीं हुआ या धूप था या हम गए और हमारा नाम नहीं था, बहाना न करते हुए हमें हमारी नैतिक जिम्मेदारी ज़रूर निभाना है। अच्छा जितेंद्र जी, ये माइक मैं अब आपको दूंगी, शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा है। तो एक सवाल जो मुझे लगता है कि शिवसेना से पूछना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि टूट फूट की राजनीति के बीच में आज वोटर्स मुझे बड़े कंफ्यूज दिखे। उन्होंने कहा कि लोगों याद करके आना पड़ रहा है, कैंडिडेट से ज़्यादा लोगों याद करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है दोनों शिवसेना से सवाल पूछना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये चुनाव ये भी तय करेंगे कि आखिर असली शिवसेना कौन सी है। जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई, शिवसेना 2 फाड़ हो गई और 2 शिवसेनाएं हो गई। एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई। हालांकि संख्या बल के आधार पर और दूसरे तकनीकी फैक्टर्स के आधार पर चुनाव आयोग ने और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया। लेकिन लोग किसको असली शिवसेना मान रहे हैं?
ये 4 जून को पता चलेगा। मेरे साथ में दोनों ही शिवसेनाओं के प्रवक्ता मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले हेगड़े जी आपसे जानना चाहूँगा, आपने पूरा कैंपेन देखा, क्या आपको लगता है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो जनता ये मान लेगी कि आप ही की शिवसेना जो है असली शिवसेना है, जिस पर चुनाव आयोग ने भी मुहर लगाई थी? बिल्कुल, देखिए 2019 में जब हम महाराष्ट्र के और मुंबई के लोगों के बीच में गए तो हमने ये कह के गया कि हम शिवसेना और बीजेपी साथ में हैं, बाला साहेब की जो आइडियोलॉजी उसको हम फॉलो करते हैं, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को हम नेता मानकर चलते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने हमारे पे विश्वास किया और हमको वोट दे दिया। उद्धव ठाकरे जी कई कारणों से कांग्रेस के साथ चले गए, तो हम तो अभी भी शिवसेना है ना, हम तो बीजेपी के साथ ही है। हम नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते ही हैं, हम हिंदुत्व को हमारा आइडियोलॉजी मानते ही हैं, तो लोग हमारे साथ हैं क्योंकि वो हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे है। दूसरी बात जो ये बच्चों ने कहा कि ये जो यूथ कैसा है इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, देखिए 1990 में जो कॉलेज का इलेक्शन था, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, वो कई कारणों से बंद हो गया था। हम लोग सब विद्यार्थी संगठन से उभर कर आए, हम लोग सब स्टूडेंट लीडर थे। आज वो जो स्टूडेंट लीडरशिप जो है वो कहाँ खो गया है। अगर आपने पहले के जो भी नेता देखे, राज ठाकरे जी देखा होगा, अतुल सरपोतदार देखा होगा, प्रवीण दरेकर देखा, मैं खुद हूँ, गुरदास कामत जी है, बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो स्टूडेंट के जो लीडरशिप के प्रणाली से ऊपर आए। इसके लिए मुझे लगता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन प्रोसेस है और कॉलेज का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फिर से शुरू होना चाहिए। मैं असली शिवसेना वाली बात पर फिर आऊँगा। आनंद दुबे जी, आपने सुना हेगड़े जी को, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि इनकी पार्टी बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलती है, हिंदुत्व पर टिकी हुई है, बीजेपी के साथ में है, इसलिए इनकी पार्टी ही असली शिवसेना है। देखिए, ऐसा है कि गांव-गांव, शहर-शहर महाराष्ट्र का कोई कोना नहीं बचा है जहां यह बात नहीं पहुंची है कि असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना है। और ये जो मशाल है ना, ये मशाल हमारी तो निशानी, बच्चे, युवक युवतियां इस पर मीम बना रहे हैं, इस पर गाना बना रहे हैं, इस पर रील्स बना रहे हैं और खुशियों से ये जगह जगह लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवसेना की निशानी है मशाल, जो करने वाली है कमाल, हो जाएगा धमाल, जीत होगी विशाल, 4 जून को उड़ेगा गुलाल। यह सब देखकर नकली शिवसेना हो जाएगी बेहाल, फिलहाल मुंबई हो जाएगी खुशहाल। और मशाल जिस प्रकार जल रही है, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना खटाखट खटाखट, तो मशाल के सामने का बटन दब रहा है चपाचप 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 और मशाल जल रहा है धकाधक धकाधक धकाधक। आनंद जी, ये बताइए ना, सेक्युलर हो गई क्या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना? मुस्लिम वोट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले हर जाति धर्म का वोट हमें मिल रहा है। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी जो है ना बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों को लेकर चलती है। बाला साहब ठाकरे जी का पहला वाक्य याद है, शिवसेना जात पात नहीं मानती है। आप उनका कोई भी भाषण, ठाकरे ने तो ये भी कहा था कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। बाला साहब ठाकरे जी वही बाला साहब ठाकरे जी थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया था, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी जी को सपोर्ट किया था और प्रतिभा ताई पाटिल जी को राष्ट्रपति के चुनाव में सपोर्ट किया था। सुनिए तो अगर आनंद जी, बाला साहब ठाकरे जी की बात मानेंगे, ठाकरे जी ने तो ये हमेशा से कहा कांग्रेस को उन्होंने कि जो सपोर्ट दिन किया मुझे था। कांग्रेस के नहीं, साथ हाथ वो मिलाना पूरा वाक्य पड़े, बताइए, मैं वो मेरी पूरा दुकान वाक्य बंद कर बताइए। दूंगा। आप आधा और अधूरा- दूसरा आनंद दुबे जी कह रहे थे शरद कि पवार मशाल, जी के गुलाल, साथ और कमाल, कांग्रेस पार्टी अरे के इनके राज साथ में तो भ्रष्टाचार ये का धमाल शिवसेना था। जा सकती है। लेकिन तो आदरणीय कृष्णा जी, बाला साहेब ठाकरे जहां भी हैं वो देख के वैभव जी, क्या मुझे बोलते लगता है हैं यहाँ पर ना पता आपको डिस्कशन में लाना बहुत ज़रूरी है। अब ये बताइए कि यहाँ पर पहली बात तो ये कि चर्चा हो रही थी कि उद्धव ठाकरे थोड़े से सेक्युलर हो गए हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितने वोट उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ज़मीन पर, क्योंकि मराठी और मुसलमान ये 2 वोटर यहाँ पर निर्णायक साबित होते हैं। अब यहाँ पर जो कट्टर शिव सैनिक हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को करेंगे जो कांग्रेस और इनके विचारों के खिलाफ रहे एनसीपी के? क्या लग रहा है आपको ज़मीन पर क्या होता हो? देखिए, ज़मीन पर जो नज़र आ रहा है पोलराइजेशन मराठी वोट्स और मुस्लिम वोट्स का ज़रूर हो रहा है। हाँ। लेकिन एक उसके सामने एक काउंटर पोलराइजेशन भी होता हुआ मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है, जिसमें उत्तर भारतीय कह दीजिए और गुजराती मारवाड़ी ये जो ये पूरी तरह से बट रहा है। और ये भी मैं आपको कह दूँ 25% मराठी वोटर्स ऐसे भी मानना, उनका ये मानना है कि हम बीजेपी सेंट्रल के लिए वोट कर रहे हैं, इसलिए तो 75-25 रेशियो में मराठी वोटर्स मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके सामने जो काउंटर पोलराइजेशन जो हो रहा है, जो नॉन स्पीकिंग मराठी, ये ज़रूर मुझे साफ नज़र आया ग्राउंड। वैभव, आपसे एक सवाल ये भी है कि लोगों के मन में सवाल है आज के वोटिंग के बाद में, हर कोई जानना चाहता है कि मुंबई की जो 6 सीटें हैं तो महायुति को कितनी और महाविकास आघाड़ी को कितनी, आपकी नज़र में?
देखिए बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा आपने, लेकिन ये इसका जवाब सभी को सब जानना चाहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, दो से तीन सीटें काफ़ी हद तक क्लियर है। दक्षिण मुंबई की सीट मुझे काफ़ी हद तक शिवसेना उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। उत्तर मुंबई नो कॉन्टेस्ट। उत्तर पूर्व की जो सीट थी, जिसका मैंने आज वोटिंग पैटर्न देखा, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि उत्तर पूर्व भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बाकी जो तीन सीटें जो है, ये तीनों सीटें फंसी हुई है। इसमें से भी अगर आप मुझे पूछोगे कि जो ज़्यादा एकदम मतलब कौन सी सीट बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे की गुट जीत सकती है, तो वो उत्तर मध्य की सीट मुझे नज़र आ रही है। पर अच्छा, क्या लेकिन जो मराठी 2000 वोटर्स हैं, वो ट्रांसफर हो पाएंगे क्या? उद्धव ठाकरे जी मराठी वोटर्स ट्रांसफर कर पाएंगे कांग्रेस को, आपको लगता है? देखिए मराठी वोटर जरूर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक वर्ग ऐसा भी है कि ये चुनाव जो है दिल्ली का चुनाव है। ये अगर आप विधानसभा के चुनाव में मुझे कहते तो ये पूर्ण रूप से ये ट्रांसफ़र होता, लेकिन हो सकता है कुछ मतदाता ये के दिमाग में ये है कि दिल्ली की मतदाता हम के लिए वोट कर रहे हैं, तो वो ठीक है हो शायद। सकता है। हाँ, आखिर मैं संक्षिप्त सिर्फ में। कहना चाहती हूँ कि लाभार्थी 60 करोड़ हैं, जिनको जनधन मिला है, उज्ज्वला मिला है, गैस सिलेंडर्स मिला है। आनंद जी कह रहे ये हैं कि अनगिनत 46 है। महाविकास आप अघाड़ी कह रही है कि 46 सीटें इस बार तो उनको मिल रही हैं। देखिए, आखिरी सवाल, हाँ। ये महाविनाश अघाड़ी है। पहले ये तो सही जान लीजिए, फिर पता चलेगा कि ये मशाल बुझने वाली है या क्या है इनकी परिस्थिति। महायुति नहीं है, महाटूटी है। ये 4 जून के बाद बड़ी भगदड़ मचने वाली उनका है। इंतजार करते हैं। महाटूट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शायना जी, वैभव, आनंद जी, कृष्णा जी और तमाम हमारे युवा वोटर्स जो हमारे साथ थे।